Good morning, dear children. Today we will start chapter 1, and this chapter is from your prose flamingo, and its name is The Last Lesson. And this chapter is written by Alphonse Daudet. Dear children, इस chapter में हम एक जो है स्टोरी पढ़ेंगे. बिफोर डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर, लेट्स बिगिन इट्स इंट्रोडक्शन. हम थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं. एज द राइटर हु अल्फोंस डॉडेट वॉज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. हमारे ये जो राइटर हैं, ये जो है 1840 में बॉर्न हुए एंड ही वॉज डाइड इन 1897, जो कि 1897 में डाइड हुए. He was a French novelist and short story writer. ये जो थे एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट, ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखने वाले जिन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी लिखी. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-प्रशियन वॉर. इट्स ड्यूरेशन इज 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. द लास्ट लेसन, दिस इज द नेम ऑफ योर चैप्टर. और ये चैप्टर जो है ये उन दिनों में लिखा गया है जब फ्रांस और प्रशिया में वॉर हुआ. और ये कौन सा ड्यूरेशन था? 1870 to 1871. मीन्स 1870 से लेकर के 1871 तक, 1870 से 1871 तक, एक साल तक इन देशों के बीच में जो था लड़ाई हुई, युद्ध चला. एंड इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड. और इस वॉर में फ्रांस जो था वो प्रशिया से हार गया. बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क, और जिसको कि बिस्मार्क लेड कर रहा था. इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सैक एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स. अब क्या था इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि जो फ्रांस के जो अच्छे सिटीज थे, डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सैक और लॉरेन, जो कि प्रशिया को हैंड ओवर कर दिए गए. क्यों? क्योंकि फ्रांस जो था इस वॉर में हार गया था. द स्टोरी हाईलाइट्स द पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ ए टेरिटरी बाय इट्स कॉन्क्वायरर्स बाय टेकिंग अवे देयर राइट्स टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज. अब ये स्टोरी जो है किन पॉइंट्स को हाईलाइट करती है, क्या बातें बताती है कि मीन्स एक ऐसा प्लेस, एक कोई भी रिलीजन, कोई भी एरिया, रीजन जो है, कोई भी एरिया जो है जिस पर कि लड़ाई के बाद में किसी दूसरे का कब्जा हो जाए, अधिकार हो जाए, तो वो जो कॉन्क्वायरर्स होते हैं, मीन्स जो जीतने वाले लोग होते हैं, जिनकी विक्ट्री हो जाए, वो लोग क्या करते हैं, वहां रहने वाले लोगों के जो राइट्स होते हैं उनको स्नैच करते हैं. टेकिंग अवे मीन्स खींच लेते हैं, उनसे ले लेते हैं, यहां तक कि उनके बोलने और जो उनकी लैंग्वेज है उनके राइट्स भी उनसे टेक अवे, उनसे ले लिए जाते हैं. द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज टाइप ऑफ वैल्यूज वी विल रीड इनसाइड दिस कॉन्सेप्ट. हम ये सारी वैल्यूज जो हैं इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन टू डिस्कस इट्स समरी. डियर स्टूडेंट, in this chapter two main characters are there. One is the student French, जो कि एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है जो स्कूल में पढ़ता है, and the other is M. Hamel. M. Hamel is a very strict teacher, जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है, सख्त टीचर है, और उनके क्लास का एक स्टूडेंट है फ्रेंच. ये स्टोरी जो है पूरी इन दोनों के चारों तरफ रिवील करती है, घूमती है. फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. उस सुबह फ्रेंच जो कि स्टूडेंट है अपने स्कूल के लिए उसको देर हो जाती है. He was afraid of being scolded because M. Hamel was to question them on participles and he did not know the first word about them. He means French जो है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था. क्यों? क्योंकि M. Hamel जो थे उस दिन उन बच्चों से क्लास में पार्टिसिपल के बारे में पूछने वाले थे और he didn't know the first word about them. और फ्रेंड्स एक ऐसा बच्चा था जिसको पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था. He thought of running away and spending the day out of doors. अब वो क्या प्लानिंग बनाता है, वो सोचता है कि वो उस दिन जो है वो क्लास से भाग जाएगा, मीन्स क्लास के अंदर नहीं जाएगा
और उससे बाहर जाकर के ही वो अपना सारा दिन स्पेंड कर लेगा, बिता लेगा। द वार्म ब्राइट डे, थोड़ा गर्माहट भरा और बहुत चमकीला दिन था। द चिर्पिंग वर्ड्स, जो वर्ड्स मीन्स पक्षी जो हैं चिर्पिंग चहचहा रहे थे। एंड द प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल वर टैम्पटिंग। अब क्या था, जो प्रशियन सोल्जर्स थे, क्यों, क्योंकि जो फ्रांस के साथ में जो वॉर हुआ था जिसमें प्रशिया जीत गया था, तो अब ये स्टोरी जो है ये अल्सैक के एक विलेज की है जहां पर प्रशिया के सोल्जर्स भेजे गए हैं और वो वहां पर ड्रिलिंग मीन्स मार्च करना, वो वहां पर मार्च कर रहे हैं, कहां पर, ओपन फील्ड्स में। बैक ऑफ द सॉमिल मीन्स आरा मशीन से वापस आते हुए। वर टैम्पटिंग, टैम्पटिंग मीन्स एंटसाइड, मीन्स वहां क्या हो रहा है, वहां पर जो है खुले खेतों में वो लोग, बिल्कुल ओपन फील्ड जो है खुले हुए खेतों में वो लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वहां के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट ही रेसिस्टेड द टेम्पटेशन एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन वो रेसिस्टेड मीन्स अपोज्ड, वो जो है क्या करता है, टेम्पटेशन मीन्स इंसाइटिंग, मीन्स क्या होता है, अपनी तरफ किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना। अब वो जो है उस अट्रैक्शन को अपोज करता है, उससे बचता है। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और बहुत तेजी से अपने स्कूल की तरफ चला जाता है। कौन चला जाता है, फ्रेंड्स। देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। बुलेटिन बोर्ड मीन्स अ प्लेस वेयर वी स्टिक और राइट an urgent notices to give the orders or to give the directions about the orders from the government side, means एक ऐसा प्लेस जहां पर जो भी कोई ऑर्डर्स आते हैं, आदेश आते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको उस बोर्ड पर लिख दिया जाता है या चिपका दिया जाता है। तो क्या होता है, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड था जिसके सामने बहुत ज्यादा क्राउड मीन्स बहुत ज्यादा भीड़ जो थी वो जमा थी। वैचर द ब्लैक स्मिथ आस्क्ड फ्रेंड्स नॉट टू गो सो फास्ट। वैचर जो कि एक ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, लोहे का काम करने वाला, वो फ्रेंड से कहता है कि तुम इतनी जल्दी में ना जाओ। ही एश्योर्ड द बॉय दैट ही वुड गेट टू हिज स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो जो है फ्रेंड्स को आश्वस्त करता है, वो उसे जो है विश्वास दिलाता है कि वो उसे प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स समय से पहले ही स्कूल पहुंचा देगा, उसे स्कूल के लिए देर नहीं होगी। यूजुअली देयर वॉज ए ग्रेट बस्टर व्हेन द स्कूल बिगेन, बट दैट डे एवरीथिंग वॉज इन क्वाइट एंड एज संडे मॉर्निंग। बस्टर मीन एक्साइटेड एक्टिविटी, मीन्स क्या है, यूजुअली जनरली क्या होता था कि उस रोड पर जब वो स्कूल जाता था तो वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो भीड़ दिखाई देती थी, बहुत शोर शराबा होता था। बट लेकिन दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट, उस दिन सारा कुछ इतना शांत था, एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे की सुबह में होता था। थ्रू द विंडो फ्रेंड्स सॉ हिज क्लासमेट्स। अब फ्रेंड्स जो है थ्रू द विंडो मीन्स खिड़की में से झांकते हुए फ्रेंड्स देखता है अपने क्लासमेट्स को, मीन्स दोज हु वर स्टडीइंग विद हिम, जो कि उसके क्लास में उसी के साथ पढ़ते थे। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि पहले से ही अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। अब क्या होता है, और एम हैमल हु वॉज द टीचर ऑफ दोज स्टूडेंट, जो कि एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे उन बच्चों के, वो जो है इधर उधर क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, घूम रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, टेरिबल मीन्स फियरफुल, बहुत ही ज्यादा डरावने, आयरन स्केल के साथ, अंडर हिज आर्म, जिसको कि उन्होंने अपने हाथ के नीचे दबाया हुआ था। फ्रेंड्स ओपन द डोर एंड वेंट इन। फ्रेंड्स जो है अपने उस क्लास का गेट खोलता है और रूम के अंदर एंटर हो जाता है। ही ब्लस्ड एंड वॉज फ्राइटेड। वो जो है उसके चेहरे पर क्या है, डर की वजह से बिल्कुल ब्लस्ड मीन्स उसका चेहरा एकदम लाल हो गया है, एंड फ्राइटेड, और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। एम हैमल वेरी काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू दिस प्लेस। एम हैमल जो कि बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, पर उस दिन जो है वो बहुत प्यार से उससे कहते हैं कि वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाए। फ्रेंड्स नोटिस दैट देयर टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट
his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered. अब फ्रेंच जो है वो क्या नोटिस करता है, उसने क्या ध्यान से देखा कि जो उसके टीचर हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत सा ग्रीन कोट पहना हुआ है, उनकी जो शर्ट है वो पूरी फ्रिल वाली है और उन्होंने अपने सर पर एक छोटी और ब्लैक सिल्क की कैप पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। और ये जो तीनों ही कपड़े थे, मीन्स उनका ग्रीन कोट, उनकी फ्रिल वाली शर्ट और उनकी कैप जो थी वो सब पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, मीन्स कढ़ाई हो रखी थी। He wore these only on inspection and prize days. अब वो ड्रेस जो कि एम हेमल ने पहनी हुई थी वो एक स्पेशल टाइप की ड्रेस थी, जिसको ज्यादातर किन दिनों में पहना जाता था, या तो इंस्पेक्शन के दिन, मीन्स जब स्कूल में कोई भी इंस्पेक्शन करने आए, स्कूल का निरीक्षण करने आए तब, और अब प्राइज डेज, या फिर मतलब कोई ऐसा ओकेजन हो, प्राइज सेरेमनी हो, जबकि स्टूडेंट्स या टीचर्स या किसी को भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, ऐसे 2 ओकेजन्स पर जनरली वो ड्रेस का यूज किया जाता था, उसको पहना जाता था। वो ड्रेस उस दिन एम हेमल, जो कि उन बच्चों के फ्रेंच टीचर थे, जो उनको फ्रेंच पढ़ाया करते थे, उन्होंने वो ड्रेस पहनी हुई थी। The village people were sitting quietly on the usually empty back benches. अब क्या था, जो उस गांव के लोग थे वो जो थे बहुत शांति के साथ उस क्लास की जो पीछे की सीट्स थी, मीन्स बैक बेंचेस, जो सबसे पीछे की बेंचेस थी, उस पर बिल्कुल शांति के साथ में बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई जो भी वहां उस रूम के अंदर था वो बहुत ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। हाउजर, ही वॉज अ पर्सन, हाउजर इज अ नेम, हाउजर जो है एक नाम है, जो कि हैड ब्रॉट अपने साथ ले आए थे एन ओल्ड प्राइमर। प्राइमर मीन्स एन एलिमेंट्री स्कूल बुक फॉर चिल्ड्रन, एक बहुत मतलब जो बिगिनिंग में हमारे बच्चे जो लेटर्स या अल्फाबेट सीखते हैं वो वाली बुक भी जो थी वो अपने साथ ले आए थे। एम हेमल सेड दैट इट वॉज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम। एम हेमल कहते हैं कि ये उनका आखिरी लेसन है जो आज वो उनको देंगे। Henceforth only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine। और अब के बाद से सिर्फ जर्मन ही अल्सैक और लॉरेंस के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। The new master would come the next day। जो नए टीचर हैं जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, जहां तक है वो कल तक आ जाएंगे। This was their last lesson of French। और ये उनका फ्रेंच का आखिरी लेसन होगा। He wanted them to be very attentive। और वो चाहते हैं कि सारे लोग जो हैं बहुत ज्यादा attentive रहें। French felt sorry that he had not learned his lessons properly। अब फ्रेंच जो है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, खेद व्यक्त करता है कि इतने टाइम में उसने कुछ भी ठीक ढंग से नहीं सीखा। The idea that M. Hamel was going away made the narrator forget all about his ruler and now cranky he was। अब क्या है, मिस्टर एम हेमल के जाने की जो न्यूज थी उससे क्या होता है, जो नैरेटर है मीन्स जो ये स्टोरी बता रहे हैं वो ये भूल गए हैं कि उनका जो रूलर जो स्केल था और वो कितने ज्यादा, एम हेमल कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। क्रैंकी स्लाइटली डिरेंज्ड मीन्स बहुत ज्यादा कैसा होना, क्रूअल होना, स्ट्रिक्ट होना। Now friends understood why M. Hamel had put on his fine Sunday clothes and why the old men of the village were sitting there। अब क्या था, फ्रेंच को ये समझ आया कि क्या कारण था, क्या रीजन था कि एम हेमल ने जो संडे के स्पेशल क्लोथ्स थे वो उन्होंने आज क्यों पहने थे और क्यों उनके क्लास की जो पीछे की सीट थी उस पर विलेजर्स बैठे हुए थे। They had come to thank the master for his 40 years faithful service and to show their respect for the country that was their no more। अब क्या था, वो विलेजर्स वहां क्यों आए थे, वो विलेजर्स वहां आए थे जो मास्टर थे, टीचर थे मीन्स एम हेमल के, जो 40 इयर्स की सर्विस थी, जो 40 साल एम हेमल ने उस स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाया था, उसका धन्यवाद देने के लिए एंड टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। और अपने देश को
सम्मान देने के लिए, जो कि अब उनका नहीं था। In which sense the narrator is trying to say this, that the country that was there no more. The mean of it, जो नैरेटर है उनके ये कहने का मतलब ये है कि अब क्या था, उस देश पर जिस पर कि कभी वो अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी उनके थॉट्स जो व्यूज होते थे उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते थे, अब उस देश पर उनका कंट्रोल नहीं रह गया था। अब उस देश पर किसी और ने क्या किया था, उसको जीत लिया था, किन्हीं और लोगों का कंट्रोल हो गया था। तो उनके अकॉर्डिंग सारे रूल्स जो नॉर्म्स थे वो चेंज होने थे। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कि एक देश जो पहले उनका हुआ करता था अब वो उनका नहीं रह गया था। M. Hamel asked friends to recite, but he stood there silent. M. Hamel जो है फ्रेंड से कहते हैं, recite means to say aloud, कुछ जोर से बोलने के लिए, लेकिन वो जो है खड़ा होता है चुपचाप से। The teacher did not scold him. इस बार जो M. Hamel हैं उन्होंने उसको डांटा भी नहीं। He confessed that his parents and he, the teacher, were at fault. अब क्या कहता है वो, ही मीन्स फ्रेंच जो है वो कन्फेस करता है, अपनी गलती मानता है कि अभी तक उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स ने उसको जो कुछ भी किया उसने उनके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं किया, वो उनका गुनहगार है। देन ही टॉक्ड ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और उसके बाद वो जो है फ्रेंच लैंग्वेज में बात करता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जो कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, बहुत ज्यादा साफ है। द मोस्ट लॉजिकल, और जो कि बहुत ज्यादा लॉजिकल है, मीन्स तर्कपूर्ण है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट, उसके बाद में जो M. Hamel हैं वो वहां बैठे हुए लोगों से कहते हैं कि टू गार्ड इट मीन्स हमेशा इसकी, गार्ड मीन्स प्रोटेक्ट, हमेशा इसकी सुरक्षा करना, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भी नहीं भूलना। देयर लैंग्वेज वॉज द की टू देयर प्रिजन। प्रिजन मीन्स होता है अ पर्सन हु इज इन इम्प्रिजनमेंट। वो कहते हैं कि ये लैंग्वेज जो है ये एक चाबी है उनके कारागार की, प्रिजन की। देन दे हैड लेसन इन ग्रामर एंड राइटिंग, और उसके बाद वो जो है ग्रामर और राइटिंग का लेसन पढ़ेंगे। द पीजन्स कुक्ड वेरी लो ऑन द रूफ। कूड मीन्स मेड सॉफ्ट मरमरिंग साउंड एज पीजन्स क्रिएट। मीन्स अब क्या है कि पीजन्स, कबूतर जो हैं वो जो कि रूफ पर, उस रूम की छत पर बैठे थे, वो बहुत ही सॉफ्ट सी आवाजें बहुत धीमे सुर में निकालते हैं। फ्रेंच थॉट इफ दे वुड मेक इवन द पीजन्स सिंग इन जर्मन। अब फ्रेंच क्या सोचता है कि क्या ये पीजन्स जो कि अभी कूड की आवाज बहुत सॉफ्ट निकाल रहे हैं, क्या अब ये भी जर्मन लैंग्वेज में ही गाएंगे। All the while, तभी M. Hamel was sitting motionless in his chair and gazing at one thing or the other. तभी क्या होता है कि M. Hamel जो हैं वो अचानक से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और वो बहुत देर तक इधर उधर दूसरी चीजों को घूरते रहते हैं। His sister was packing their trunks in the room above as they had to leave the country next day. अब जो his sister मीन्स M. Hamel की जो सिस्टर हैं जो कि उनके साथी थी, वो ऊपर रूम में ट्रंक्स मीन्स बॉक्सेस, संदूक में अपना सारा सामान भर रही थी। क्यों? क्योंकि उनको अगले दिन ही, नेक्स्ट डे ही उस कंट्री को छोड़कर वहां से चले जाना था। आफ्टर राइटिंग, लिखने के बाद, दे हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। राइटिंग के लेसन के बाद में, राइटिंग सीखने के बाद में उनका हिस्ट्री का लेसन था। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बा बी बो बू। उसके बाद क्या था कि जो बेबीज, जो बच्चे थे, वो अचानक से ही क्या करने लगे, जैसे बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि वो जोर जोर से जो है वॉइसेस क्रिएट करने लगे, जैसे छोटे बच्चे करते थे, बा बा बी बो बू। इवन ओल्ड हाउसर वॉज क्राइंग, और यहाँ तक कि क्या होता है, जो बहुत बूढ़े हाउसर हैं वो भी रोने लगते हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड देन द मिड डे प्रेयर्स। उसके बाद अचानक से क्या होता है, जो चर्च की क्लॉक है वो अचानक से 12 बजाती है और जो मिड डे की प्रेयर्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। एट द सेम मोमेंट, और ठीक उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। और तभी क्या होता है कि ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, जो प्रशियन के जो सोल्जर्स हैं प्रशिया के, उनकी बहुत तेज की आवाजें आने लगती हैं। और रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो कि ड्रिल मीन्स होता है एक आपकी मार्च पास्ट करना, जो कर रहे थे वहां से वो लोग वापस आ रहे हैं।
साउंडेड अंडर द विंडोज, जिसकी की आवाजें विंडो के बाहर से सुनाई देने लगी हैं। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल जो है वो खड़े हो जाते हैं। ही वॉन्टेड टू स्पीक, वो कुछ बोलना चाहते हैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि उनको चोक्ड मीन्स होता है सफोकेटेड, उनका गला जो है वो रुंधने लगता है, बंद होने लगता है। Then he took a piece of chalk and wrote on the blackboard as large as he could, Vive la France। और तभी वो क्या करते हैं, क्योंकि वो जो बोलना चाहते हैं वो बोल तो पाते नहीं हैं, तभी वो एक चौक का पीस उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू करते हैं, उतना बड़ा जितना कि वो लिख सकते थे। और उन्होंने क्या लिखा, Vive la France, फ्रांस अमर रहे। आफ्टर दिस ही स्टॉप्ड, और उसके बाद वो रुक जाते हैं, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। और उसके बाद क्या होता है कि वो जो ब्लैक बोर्ड के बराबर की जो दीवार है उस पर इस तरीके से करके अपने सिर को टिका देते हैं और उनकी गर्दन जो है वो नीचे झुक जाती है। विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ भी बोले, ही मेड ए जेस्चर, उनकी जो बॉडी का जो फिगर है, जो जेस्चर है, वो कुछ इस तरीके का बन जाता है, विद हिज हैंड टू इंडिकेट दैट द स्कूल वॉज डिसमिस्ड एंड दे माइट गो। और उसके बाद उनके बॉडी का जेस्चर जो फिगर है वो इस तरीके की बन जाती है कि वो मुंह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन अपने हाथ की उंगली को उठा करके सबसे कहते हैं कि स्कूल जो है वो डिसमिस हो गया है, मीन्स ओवर हो गया है, और वो सारे लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं। So dear student, this was the summary of your this chapter. I hope you will get it. You will understood it. Dear student, ये आपके इस चैप्टर की समरी थी। I hope you will understood well. Go through this video. All the best. God bless you all.